नमस्कार, मैं हूं राम मूर्ति और आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जनरल स्टडी फॉर BPSC TRE 4 और बिहार पुलिस से संबंधित। तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जनरल स्टडी पर, और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये BPSC TRE 4 और आगामी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े हुए बेल के आइकन को दबा देंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपने मन से जो चाहे, जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी एवं सूर्य के अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, उपयुक्त में से एक से अधिक में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के जवाब देने के लिए इस फिगर को जरा देखिए। इस फिगर को आप देखेंगे तो ये आपका सूर्य है और ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जिसे हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, इस पाथ पर अपना पृथ्वी चक्कर काटता है। इस पाथ का जो आकृति है इसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्त। यानी जिस पाथ पर पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वो पाथ दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। अब आप देखेंगे इस सूर्य से जब पृथ्वी यहाँ पर पहुँचती है तो ये दिन कहलाता है अपसौर, और ये दिन कब आता है? 3 जुलाई को। कब आता है? 3 जुलाई को। उसके बाद जब पृथ्वी इस पॉइंट पर आता है तो इसे कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और ये दिन आता है 3 जनवरी को। कब आता है? 3 जनवरी को। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वो किस दिन है? अपसौर के दिन है। और ये दिन कब आता है? 3 जुलाई को। और इस प्रकार से अपना जो आंसर है वो तो क्लियर हो गया, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए, उससे संबंधित कुछ जानकारी लिखित रूप से यहाँ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यानी पृथ्वी के वह स्थिति जिस दिन पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहता है उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और वो दिन कब आता है? 3 जुलाई को। कब आता है? 3 जुलाई को। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी का वेग सबसे कम होता है। ये बात भी याद रखेंगे। जब पृथ्वी अपसौर की स्थिति में जाता है उस दिन पृथ्वी का वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। पृथ्वी की अक्ष दीर्घवृत्ताकार होती है, ये बात हमने आपको पहले बता दिया। इसलिए साल भर में सूरज और पृथ्वी की दूरी में बदलाव होता रहता है। और चूंकि पृथ्वी जिस पाथ पर जिस रास्ता पर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो रास्ता कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। जिसके कारण पृथ्वी का जो सूरज से दूरी है, पृथ्वी की कक्षा का जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार है। जिसके कारण क्या होता है? प्रत्येक दिन पृथ्वी और सूरज के बीच का जो दूरी है वो बदलता रहता है। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पृथ्वी की कक्षा से जुड़ी हुई कुछ और बातें। जैसे कि ये बात तो हमने आपको पहले बता दिया कि पृथ्वी का कक्षा कैसा है? दीर्घवृत्ताकार होती है। इसके अलावा जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। जब सबसे ज़्यादा दूर तब अपसौर, और जब सबसे नज़दीक में तब उसे उपसौर कहते हैं। अगला बात, पृथ्वी
की अक्ष झुकी हुई है, बंद कर, और कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो याद रखेंगे 22.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 22.5 डिग्री पर पृथ्वी की अक्ष क्या है? झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण, पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण, झुकाव की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, तो वो है पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। यानी पृथ्वी के धुरी में झुकाव के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? मौसम बदलते रहते हैं। पृथ्वी पर क्या है? मौसम बदलते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत है। जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ज़रा इसके बारे में हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा और उच्च स्रोत प्रकाश संश्लेषण है, जो मुख्य रूप से समुद्री पौधों में सबसे क्या है, जिसे क्या कहते हैं? फाइटोप्लांटन। क्या कहते हैं? फाइटोप्लांटन और हरे पौधे द्वारा होता है। यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है वो समुद्री पौधा और हरे पौधे हैं। क्या है? समुद्री पौधे और हरे पौधे हैं। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर होगा वो तो हो गया समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। किससे? समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। लेकिन इससे संबंधित कुछ और बात भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी कुछ और बातें यहाँ पर लिखा गया है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कहा गया है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, विशेष रूप से समुद्री पौधे जिसे फाइटोप्लांटन कहते हैं, और हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सूरज की ऊर्जा का प्रयोग करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज में बदलता है। यानी ऑक्सीजन में क्या होता है कि जो वातावरण के जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके बाद जल को सूरज से ऊर्जा प्राप्त करके, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। यानी C6H12 और O6 में बदल देता है। और यहाँ से अवक्षेप के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन मिलता है। और प्लस में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में किससे बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं समुद्री पौधे के योगदान के बारे में। तो वैज्ञानिक का अनुमान है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा, कितना? आधा हिस्सा समुद्र से आता है। और इसका अधिकांश भाग समुद्री प्लवन यानी फाइटोप्लांटन से आता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी ऑक्सीजन हैं उस पूरे ऑक्सीजन का 50% यानी आधा भाग समुद्री पौधे से प्राप्त होता है। और उसमें मुख्य कौन है? फाइटोप्लांटन। कौन है? फाइटोप्लांटन। अब फाइटोप्लांटन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं तो कहेंगे ये सूक्ष्मजीव जलीय वातावरण में रहता है। फाइटोप्लांटन क्या है? यह एक सूक्ष्मजीव है। यानी क्या है? ये क्या है? एक सूक्ष्मजीव है। फाइटोप्लांक्टन क्या है? एक सूक्ष्मजीव है। और ये कहाँ पाया जाता है? जलीय वातावरण में। जलीय वातावरण में रहता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी यह स्वपोषी है। फाइटोप्लांक्टन क्या है? स्वपोषी है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। और ये स्वपोषी है और ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के उत्पादन करने में अपना प्रमुख योगदान निभाता है।
अब इस टेबल को देखिए, इसमें एक बात दर्शाया गया है कि हमारे वातावरण में कौन गैस कितना प्रतिशत है। तो जैसे बात करें, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जिसका सूत्र होता है N2, और नाइट्रोजन जो है वो 78.8% है। कितना है? 78.8%। उसके बाद हमारे वायुमंडल में दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2, इसका मात्रा है 20.95%। इसके अलावा अगर आर्गन की बात करते हैं तो इसका मात्रा है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका मात्रा है 0.036%। नियॉन की बात करते हैं तो इसका मात्रा है 0.002%। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का मात्रा है 0.0005%। इसके बाद अगर कैप्टो की बात करें, क्रिप्टन की बात करें तो इसका मात्रा है 0.001%। जेनॉन की बात करें तो इसका मात्रा है 0.00009%। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा है 0.00005%। यानी यूँ देखें तो सबसे कम मात्रा में कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आप QR को देख सकते हैं। इससे ये एक बात प्रतीत होता है कि ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये और कोई नहीं, TRE में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक प्रश्न, ये अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन इसके डिस्कशन से लगभग 10 प्रश्न आपके सामने में आ सकता है। देखिए, प्रश्न कहता है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? BD सावरकर, उधम सिंह, मदन मोहन, धिंगरा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फिर से वही काम हम लोग करते हैं। पहले हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो लिखा गया है कि लंदन में सर विलियम हॉट कर्जन वायली की हत्या भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने की थी। यानी इसका हत्या कौन किया था? मदन लाल डिंगरा। यानी इस प्रकार से इसका जो आंसर हो गया वो तो ये हो गया मदन लाल डिंगरा, यानी C ऑप्शन नंबर सही हो गया। धिंगरा या डिंगरा बात सही हो गया। अब कब किया था वो समझिए। तो कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 में की गई थी। कब किया गया था? 1 जुलाई 1909 में। कहाँ हुई थी हत्या? तो लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में। कहाँ? इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वायली की हत्या किया गया था। हत्या किसने किया था? तो ये मदन लाल धिंगरा ने। अब ये मदन लाल धिंगरा कौन थे? तो एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद अगर बात करते हैं कर्जन वायली कौन थे? तो ये भारत के सचिव के राजनीतिक सहयोगी थे। इसके बाद मदन लाल धिंगरा को क्या सज़ा मिली थी? तो इनको 17 अगस्त 1907 को फांसी दे दिया गया था। यानी 1 जुलाई को वो हत्या किए, किसका? वायली का, और 17 अगस्त को इनको क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए, ये सेम प्रश्न SSC CGL TRE 1 में पूछा गया था। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हॉट वायली की हत्या की थी? तो यहाँ हो जाएगा मदन लाल डिंगरा, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन वर्गा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार, केरल में राज्य सरकार, असम में राज्य सरकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जरा इसका भी डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि ऑपरेशन वर्गा
पश्चिम बंगाल में बटाईदार के नाम दर्ज करने के लिए चलाया गया एक भूमि सुधार आंदोलन था। मतलब ये जो ऑपरेशन वर्गा था ये क्या था, तो यह एक भूमि सुधार आंदोलन था। क्या था? भूमि सुधार आंदोलन था। ये कहाँ शुरू किया गया था? तो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1978 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था और 1980 के मध्य तक चला था। इस आंदोलन के जरिए बटाईदारों को जमींदारों से बेदखल होने से बचाया गया। जमींदारों से बेदखल होने से बचाया गया और उन्हें उपज का उचित हिस्सा देने का अधिकार मिला। मतलब वहाँ क्या किया गया था कि जो बटाईदार था उसे ज़मीन से बेदखल कर रहा था जमींदार, लेकिन जब ये भूमि सुधार आंदोलन आया तो इससे जो बटाईदार था उसको क्या मिला? थोड़ा सहूलियत मिला और उन्हें अपनी ज़मीन वापस मिली। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर हो जाता है वो हो जाता है पश्चिमी पंजाब में राज्य सरकार, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये प्रश्न बायोलॉजी से है, बायोलॉजी का ये प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एंड्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वानस्पतिक क्या है? हार्मोन्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है पौधे में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। वे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। यानी पौधों में यानी पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन मुख्य 5 है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और क्या है? एब्सिसिक अम्ल। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सिलिक अम्ल ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन जो है ये कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? कोशिका की वृद्धि करने में और कोशिका विभाजन को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। यह पौधे के घाव को भरने में भी मदद करता है। और पौधा में जो घाव हो जाता है, जैसे हम लोग को पेड़ को काटना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग कभी पेड़ से कुल्हाड़ी लगाते हैं तो उसके घाव को कौन भरता है? ऑक्सिन ही भरता है। अब बात करते हैं जिब्रेलिन का, तो कहेंगे बीजों और कलियों में निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। यानी बीज के कली में, बीज कहिए या कली कहिए, उसमें जो इनएक्टिविटी होता है उसको कौन एक्टिविटी में बदलता है? जिब्रेलिन का बदलता है। यह पौधे में तने के लंबवत वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और पौधे के तना को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिब्रेलिन। पौधे को तना को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिब्रेलिन। और कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सिन है। कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सिन है। चलिए आगे अगर बात करें तो साइटोकाइनिन का काम देखिए। साइटोकाइनिन भी कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और उम्र बढ़ाने में देरी करता है। उम्र बढ़ाने में क्या करता है? देरी करता है। एब्सिसिक अम्ल की बात करेंगे तो बीज और कलियों की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। यह पौधे के चयापचय को दबाता है और जीर्णता व सुप्तता को नियंत्रित करता है। इसे तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे टेंसर हार्मोन किसे कहा जाता है? एब्सिसिक अम्ल को। किसे? एब्सिसिक एसिड को टेंसर हार्मोन कहा जाता है। अब इथिलीन की बात करें तो फलों को पकने और जीर्णता को प्रभावित करता है। यानी फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है? इथिलीन हार्मोन है। कौन है? इथिलीन हार्मोन है। और ये मानव में नहीं बल्कि पादप में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिक विकिरण तरंगों से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो
सही आंसर आने वाला है वो हो जाएगा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, यानी ए इसका सही ऑप्शन होने वाला है। और आप यहां देख सकते हैं, कहता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण यानी पार्थिक विकिरण से मिलती है, यानी दीर्घ पार्थिक विकिरण से मिलती है, जिसे पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित सूरज के विकिरण से गर्म होने के बाद उत्सर्जित किया जाता है। मतलब जब सूरज के किरण से पृथ्वी गर्म हो जाता है तो पृथ्वी क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है और उससे क्या होता है, वायुमंडल में गर्माहट आती है। सूरज से आने वाली ऊर्जा क्या होता है, लघु तरंग विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जहां पर अवशोषित होकर हो जाती है और सतह को गर्म करती है। यानी सूरज से जो विकिरण निकलती है वो लघु तरंग वाला होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाता है। और जब पृथ्वी का सतह गर्म होता है तो पृथ्वी भी एक विकिरण उत्सर्जित करता है, जो विकिरण क्या होता है, दीर्घ पार्थिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में गर्माहट आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? सेतु, समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी नहर है। क्या है ये? इंदिरा गांधी नहर है और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ये है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, यानी सी इसका सही आंसर है। ये राजस्थान का ये नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। यह सतलज नदी पर हरी के बैराज से शुरू होकर, किस नदी पर है ये? सतलज नदी पर हरी के बैराज से शुरू होकर के राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाती है। कहाँ तक जाती है? राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाती है। अगर इसके प्रारंभ बिंदु की बात करें तो यह सतलज नदी पर हरी के बैराज यानी हरी के पास से शुरू होता है और अंत कहाँ होता है? तो राजस्थान के थार मरुस्थल में। कुल लंबाई कितना है? 649 किलोमीटर है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसका पहला नाम क्या था? इंदिरा गांधी नहर का पहला नाम था राजस्थान नहर, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर। अगर इसके महत्व की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, इस बात को याद रखेंगे। बहने वाली राज्य की बात करें तो यह पंजाब हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर बहती है। यानी ये दो राज्य में बहती है। कितने राज्य में? दो राज्य में। दो राज्य में बहती है। पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर की दूरी में बढ़ती है और राजस्थान में 492 किलोमीटर में बहती है। और कुल टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 649 हो जाएगा। ये हरी के बैराज से शुरू होकर के यानी सतलज नदी से शुरू होकर के राजस्थान थार मरुस्थल तक जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? कहता है कि गुइंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, बलप्रकर मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो गुइंडी का संबंध तमिलनाडु से है, तो ये भी सही है। महावीर का संबंध बिहार से है, ये भी सही है। बलप्रक्रम का संबंध मेघालय से, ये भी सही है। तो ये तो तीनों सही हो गया। हमसे क्या पूछा? सुमेल सही नहीं यानी गलत है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है। गलत इनमें से कोई नहीं है यानी ई ऑप्शन सही है। क्या है? ई ऑप्शन सही है। अब आप यहां पर देखिए, कहता है कि
बल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय में गारो हिल्स के पास समुद्र तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यानी जो बल प्रक्रम उद्यान है वो कहाँ है? मेघालय में। इसके बाद अगर गुंडई की बात करें तो गुंडई राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है। तो गुंडई का भी संबंध किससे हो गया? तमिलनाडु से हो गया। चेन्नई में स्थित है, जो एक संरक्षित क्षेत्र है और भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान में एक है। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान में गुंडई भी एक शामिल है। अब अगर वर्धमान महावीर की बात करें तो वर्धमान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ क्षत्रिय के जंत्रिका काबिले के मुखिया थे और माता त्रिशला लिच्छवी जनजाति की थी। किस जनजाति की थी? लिच्छवी जनजाति की थी। तीनों सही था इसमें से, इनमें से कोई भी गलत नहीं था, यानी ई नंबर ऑप्शन सही था। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। वापसी की बात किया है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इससे पहले हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर देते। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा बढ़ते हुए विद्रोह को मद्देनजर की गई थी। यानी बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो विद्रोह थोड़ा बढ़ गया था और इसी का मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, वापस कब लिया गया था? तो 1911 में। अच्छा, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ये बात भी याद रखेंगे, वैसे डिस्कशन में ये पॉइंट आएगा ही। देखिए, कहता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यानी बंगाल के विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लागू कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। आगे की बात करते हैं तो कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग आंदोलन। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में दो आंदोलन शुरू हुआ, एक स्वदेशी आंदोलन और दूसरा बंग भंग आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। कहता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद 12 दिसंबर 1911 को, कब? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार आयोजित किया गया था। यानी बंगाल विभाजन रद्द किया गया और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि सोनार तकनीक का उपयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ को पता लगाने के लिए, हिल सेल को पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। सोनार तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हवाई जहाज पनिया जहाज है, इसमें ये क्या लगा हुआ है? सोनार लगा हुआ है और यहाँ से ये क्या करता है? गहराई को पता लगा रहा है। और यहाँ पर जीव जंतु मछली सब है। क्या यहाँ पर? ये पूरा मछली सब है। सोनार तकनीक जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार तकनीक का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, जो ध्वनि तरंगों को समुद्र तल तक भेजकर वापस लाने में लगने वाले समय को माप कर किया जाता है। यानी यहाँ से क्या किया जाता है? ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। इधर देखिए, यहाँ पर 4 दिशा में ध्वनि तरंग भेजा गया है। एक इधर की तरफ इधर भेजा गया है, फिर ये ध्वनि तरंग इधर आया है ऐसे, फिर यहाँ से एक ध्वनि तरंग ऐसे आया है पूरा ऐसे, एक ध्वनि तरंग ऐसे निकला है, ऐसे गया है, और ये ऐसे गया है, पूरा पता लगाया है। और यहाँ से टकरा करके लौटने में जो समय लगता है उसको काउंट किया जाता है, और उसे काउंट करके गणना करके ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर समुद्र की गहराई कितना है। चलिए, सोनार का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, ये भी याद रखने वाली बात है। सोनार एस से होता है साउंड, एन से नेविगेटिव, और एंड रेंजिंग। सोनार नेविगेटिव एंड रेंजिंग सोनार का साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग ये सोनार का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।